Welcome to Adhyapika. Today we are going to start a new session of knowledge and curriculum. And the latest news is कि आप लोगों की जो डेट शीट है बीएड वाले बच्चों की वो रिलीज हो चुकी है, एग्जाम नोटिफिकेशन आ चुका है। सबसे पहले केएनसी का पेपर आप लोगों का है, आप सबको पता ही होगा। लेकिन सबसे ज्यादा शौक जिस बात से सब बच्चों को लगा होगा, जैसे पेंसिल हमारी है एनिमेटेड हमारी स्लाइड में उसको लगा है, वो बिल्कुल वो सर्कुलर पढ़ रही है जिसमें लिखा हुआ है कि आप लोगों के अब जो एग्जाम्स है वो एमसीक्यू की फॉर्म में भी होने वाले हैं। अब सब्जेक्टिव तो करना बड़ा आसान होता है भाई, सबने बड़ी अच्छे से तैयारी करी होगी, है ना। कई ऐसे भी होंगे जो बच्चे बीच में सोचते होंगे कि बस ऊपर का और नीचे का सही होना चाहिए, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन बढ़िया लिख देंगे, बीच में कुछ भी कहानी लगा देंगे। तो सब्जेक्टिव तो निकालना बड़ा आसान होता है, उसमें पेपर्स भरना बहुत आसान होता है। मुसीबत तब आती है जब आप लोगों का पेपर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बनता है, आपका एमसीक्यू की फॉर्म में जो एग्जाम है वो बनता है। क्योंकि एमसीक्यू को क्रैक करने के लिए, एमसीक्यू में सही आंसर देने के लिए इंसान का इंटेंसिव नॉलेज होना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब हम लोगों ने आपको थ्योरी की तैयारी कराई है, तो हम एमसीक्यू अब जब ऑब्जेक्टिव वाला एग्जाम आ रहा है तो उसमें हम आपका साथ कैसे छोड़ सकते हैं। यूनिट 1 जो आप लोगों का है वो सारा नॉलेज के कंसेप्ट पे बेस्ड है। अब जरूरी नहीं है, क्योंकि बीएड के जितने भी बुक्स हैं, जो सिलेबस है, बुक्स जो है वो अलग अलग है। कोई आर लाल रेफर करता है, कोई लक्ष्मी पब्लिकेशन की बुक्स रेफर करता है, कोई सपना घावरी के जो बुक्स आते हैं उनको कोई इंसान रेफर करता है। सो द क्वेश्चन इज कि आप लोगों को जो एमसीक्यू आ सकता है अब वो किसी भी बुक से आ सकता है। तो व्हाट आई हैव ट्राइड इन दिस वीडियो, मैंने ये कोशिश करी है कि मैं अलग अलग बुक से कोशिश करूं और जितने भी एमसीक्यूज ऐसे हैं जो नॉलेज के कंसेप्ट से रिलेटेड है वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। ऐसा हम लोगों ने एक वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करी है। और इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा जो जनरल नॉलेज से रिलेटेड एमसीक्यू हो सकते हैं, जो पूछे जा सकते हैं और पूछे जाने भी चाहिए, बिकॉज आप लोग टीचर्स हो। जनरल नॉलेज होना, जनरल अवेयरनेस होना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ एमसीक्यूज मैंने ऐसे भी इस वीडियो में इंक्लूड करे। तो चलिए वन बाय वन हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें से ये निकल के आता है कि अकॉर्डिंग टू इंडियंस के अकॉर्डिंग नॉलेज इज नेम्ड एज, इंडियंस जो है वो नॉलेज को क्या कहते हैं। चार ऑप्शंस दे रखे हैं, दिव्या, विद्या, दित्या, नित्या। आई थिंक सभी को आंसर पता होगा कि विद्या जो है, हमारे यहाँ बोला जाता है ना भाई विद्या ग्रहण करना, तो विद्या इसका सही आंसर है कि इंडियंस ने नॉलेज को जो नाम दिया है वो विद्या नाम दिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से हमने ये निकाला है कि अकॉर्डिंग टू डुई, डुई यहाँ पे जॉन डुई की बात हो रही है। इनकी फिलोसफी आप सभी ने केएनसी में और फिलोसॉफिकल फाउंडेशन में पढ़ी होगी। तो नॉलेज इज, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है आपको, एज इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप ये देखो कि एक क्वालिटी बताई हुई है आपको नॉलेज की, और ये क्वालिटी हम लोगों ने किस चीज में डिस्कस करी थी, हमने डिस्कस करी थी डायनामिक होने में, कि यानी गतिशील होने में, जिसको हिंदी में हमने कहा था कि जो नॉलेज है वो गतिशील होता है, डायनामिक होता है, वक्त के साथ चेंज होता रहता है, यही इसकी मीनिंग है। तो यही फिल इन द ब्लैंक्स में आपका आंसर आ जाएगा। फिर ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द टर्म वेदा मीनिंग नॉलेज, की जो टर्म है वेद जिसको कहा जाता है, जिसका मतलब नॉलेज होता है, वो किस शब्द से डेराइव्ड है, संस्कृत के किस शब्द से वो निकाला गया है। ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने आपको पढ़ाया है, जब हम लोगों ने सेशंस लिए थे तो सारी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं। ये हमारे पास चार ऑप्शंस है, वेदांत, वैद्य, विद्या या फिर विद। इसका अच्छी तरीके से हमें याद है, एटमोलॉजिकल हमने कराया था मीनिंग आपको कि विद इसका जो है वो सही आंसर है। वैद्य नहीं होता है, विद्या भी नहीं होता है, विद्या जैसे जो वर्ड्स है वो विद धातु वर्ड से निकाले गए हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द एसेंस ऑफ इंडियन और वैदिक फिलोसफी आर, की जो हमारी इंडियन या फिर जो हमारी वैदिक फिलोसफी है उसका एसेंस जो है वो क्या है। तो इसमें चार आपको दे रखे हैं, मनुस्मृति, विष्णु पुराण, उपनिषद और ऋग्वेद। ऋग्वेदा बेशक ही हमारा सबसे पुराना, सबसे फर्स्ट हमारा वेद है, लेकिन जो हम लोगों की एजुकेशन है और जो हम लोगों की इंडियन फिलोसफी है वो सारी उपनिषद से डेराइव्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। जितने भी हमारे वेदास है, वी हैव 4 वेदास, और उन 4 वेदों के और सब पार्ट्स जो है, आई थिंक 4 पार्ट्स उनके होते हैं,
और हर उनमें से 4 पार्ट्स में से एक पार्ट हमारे पास उपनिषद होता है। और जितने भी उपनिषद होते हैं बेसिकली उनमें सब में क्या होता है, उनमें होती है फिलोसफीज, राइट। तो जितनी भी इंडियन फिलोसफी है वो उपनिषद से डेराइव्ड है, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। फिर एक क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू विच और हुज फिलोसफी नॉलेज हैज टू टाइप्स, मटीरियल एंड स्पिरिचुअल, कि किनकी फिलोसफी के अनुसार नॉलेज जो है उसके दो प्रकार होते हैं, एक मटीरियल और दूसरा स्पिरिचुअल, राइट। तो इसमें 4 आपको दे रखे हैं। विवेकानंदा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते भाई, मटीरियलिज्म के वो तो बिल्कुल ही खिलाफ थे। सांख्य भी बहुत बड़े फिलोसोफर थे, उन्होंने भी ये चीज नहीं कही है, और ना ही मनुस्मृति में ये चीज जो है लिखी गई है। तो आंसर है इसका मीमांसा। मीमांसा जो थे उन्होंने नॉलेज के दो प्रकार बताए थे, एक मटीरियल बताया था, दूसरा उन्होंने स्पिरिचुअल बताया था, यानी एक आध्यात्मिक और एक वर्ल्डली, जिसको हम कह सकते हैं दुनियादारी वाला ज्ञान, जिन्होंने उनको डिफाइन किया था। तो इसका मीमांसा आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इजी है, अक्सर जनरल नॉलेज की बुक्स में भी दिया रहता है। जो बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करना चाहते हैं उन फील्ड्स में भी इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आ जाते हैं कि जो 8 फोल्ड पाथ था वो किस इंडियन फिलोसफी में गिवन है। तो 8 फोल्ड पाथ तो आपको सुनते ही ध्यान आ जाना चाहिए कि गौतम बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध थे, जो उन्होंने दिया था, उनके रूल्स रेगुलेशंस उन्होंने इसमें बताए थे। तो इसका आंसर बुद्धिज्म हो जाएगा। जैनिज्म बिल्कुल भी नहीं है, सिखिज्म भी नहीं है, और ये आंसर भी हमारा नहीं हो सकता है। फिर हमारे पास है द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज निर्वाण या निर्वाणा। ये किस फिलोसफी में कहा गया है, किस इंडियन फिलोसफी में कहा गया है। तो निर्वाण की जो बात थी वो भी गौतम बुद्ध जो थे वो किया करते थे। तो ये आंसर भी आपको, निर्वाण जहां पूछ लिया तो बुद्धा का आंसर आपको लगा के आना है। गौतम बुद्ध ने बुद्धिज्म में निर्वाण का कंसेप्ट जो था वो दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना है कि इनमें से कौन सा नहीं है, आपको ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज, की नॉलेज की क्या निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी चीज है जो विशेषता नहीं है। कुछ विशेषताएं आपको दी गई है और पूछा गया है कौन सी ऐसी है जो नॉलेज की नहीं है। नॉलेज नेवर डिकेज, ये तो बिल्कुल सही चीज है, राइट। इसको आप वो नहीं कर सकते, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। नॉलेज इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, तो ये भी हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस तो होता है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। फिर नॉलेज इज ऑल परवेसिव, यानी हर जगह पाया जाता है, शिक्षा कहीं से भी ग्रहण करी जा सकती है, ये बात भी बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। नॉलेज इज बाउंडेड, कि नॉलेज जो है वो बंधा हुआ है, ज्ञान जो है वो बंधा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है, इसीलिए ये हमारा आंसर है। ज्ञान कभी भी बंधा हुआ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द टाइप ऑफ नॉलेज विच कम्स फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, इनर फीलिंग्स एंड कांट बी वेरीफाइड साइंटिफिकली। अब जहां इनर फीलिंग्स की बात हो गई और टाइप ऑफ नॉलेज आपको पूछा है, तो इनर फीलिंग से तो इंट्यूटिव वर्ड आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास इंट्यूटिव नॉलेज आएगा। अथॉरिटेटिव नहीं है, रिवील्ड नहीं है, एम्पेरिकल बिल्कुल भी नहीं है। इनर फीलिंग्स यानी कि इंट्यूटिव नॉलेज इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरी ऑफ ट्रुथ बेस्ड ऑन एजम्पशन ऑफ यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस। आपको ये पूछा गया है कि कौन सी थ्योरी है ट्रुथ की, सत्य की, ऐसी कौन सा सिद्धांत है जो कि इस एजम्पशन पे बेस्ड है कि जो ज्ञान है वो यूजफुल होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जिसे हम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सके, अदरवाइज जो ज्ञान है वो फ्यूटाइल है। तो कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी तो बिल्कुल भी नहीं थी। अगर आपको याद होगा जब मैंने आपको कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी पढ़ाई थी तो उसमें ये आपको एक्सप्लेन किया गया था कि कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी का वो मतलब होता है कि जितना भी ज्ञान हमारे पास है वो दुनिया में किसी ना किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से, बाह्य वस्तु से जो है कॉरेस्पॉन्ड करता है, यानी उससे रिलेशन रखता है या उससे रेफरेंस लेता है। इसका एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को दिया था। कोहेरेंस में भी इसी तरीके की बात हुई थी। तो ये दोनों ऑप्शंस तो बिल्कुल भी नहीं है। और यूजफुलनेस हमेशा वो इंसान देखता है जो बहुत प्रैग्मेटिक, बहुत प्रैक्टिकल होता है। कोई भी काम वो तभी करता है जब उसका फायदा होता है, कब, जब वो प्रैक्टिकल है। तो प्रैग्मेटिक इसका आंसर हो गया। ऐसे करके आप ऑप्शन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये पूछा जा सकता है कि नॉलेज बेस्ड ऑन रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग इज, कि रीजनिंग और लॉजिकल थिंकिंग में से निम्नलिखित में से कौन सा टाइप ऑफ नॉलेज है जो बेस्ड है। तो सेंसरी नॉलेज तो सेंसेस से डेराइव्ड होता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। रैशनल नॉलेज ही इसका आंसर है, क्योंकि रैशनल होने का मतलब ही होता है अपना लॉजिक लगाना, रीजनिंग लगाना, रैशनल होके सोचना, यानी कि किसी चीज को क्रिटिकली पूरी तरीके से देख के सोच समझ के कोई फैसला लेना, उसे रैशनैलिटी कहा जाता है। तो रैशनल नॉलेज इज द करेक्ट आंसर। स्पिरिचुअल बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। एक्सपेरिमेंटल भी एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होता है या ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है, राइट। तो रैशनल नॉलेज इसका आंसर हो गया। फिर ऐसे ही हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज। सोर्सेज ऑफ नॉलेज हम लोगों ने पढ़े थे, मैंने ही पढ़ाए थे आपको। तो अथॉरिटी तो था, इंट्यूशन भी था, एक्सपेरिमेंटेशन भी था, तो यानी कि सारे के सारे जो है हमारे उत्तर है, क्योंकि यहाँ पे इज नॉट नहीं पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज पूछा है, यानी कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते हुए क्रम में, किस रिस्पेक्ट में, नैरो से लेकर के वाइडर मीनिंग जो होती है उसमें इसको अरेंज करना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, इंफॉर्मेशन, विजडम, डेटा एंड नॉलेज। अगर आपको DIKW मॉडल याद है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले हमारे पास डेटा होता है, सबसे पहले हमारे पास डेटा होता है, डेटा के बाद हमारे पास उसको प्रोसेस करके बनती है इंफॉर्मेशन, राइट। और इंफॉर्मेशन को जब हम आगे प्रोसेस करते हैं तो हमारे पास नॉलेज बनता है, और नॉलेज जिस इंसान को होता है वो इंसान आगे विजडम जो है क्रिएट करता है। तो इसका जो सही क्रम है वो है 3, इसका सही क्रम जो है वो है 3 सबसे पहले आएगा, 3 के बाद है आपका 1 के बाद आपका 4, और 4 के बाद आपका 2। तो 3 2, सो 3 1 4 2 कहाँ है आपका, ये बी आपका आंसर इसमें हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, बट दिमाग लगा के इनको इजीली सॉल्व जो है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पास है फिल इन द ब्लैंक आपको करना है, यू हैव टू फिल द एप्रोप्रिएट वर्ड इन द ब्लैंक। सो डैश इज डेटा अरेंज्ड इन अ मीनिंगफुल वे। तो मिलता जुलता क्वेश्चन है, डेटा से क्या चीज हमारे पास निकलती है, इंफॉर्मेशन निकलती है, तो इंफॉर्मेशन इसका आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन है ये कि डेटा को प्रोसेस करने से वी गेट इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन इज डेटा अरेंज्ड इन अ मीनिंगफुल एंड ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक वे। इजी आंसर था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बिलीफ। अब बिलीफ यानी कि भरोसा हम जिसको कह सकते हैं, या हम जिन्हें कहते हैं कि हमारा मानना, मान्यताएं, अवधारणाओं को लेके कुछ स्टेटमेंट्स आपको दे रखी है, और ये आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो बिलीफ इज अ फीलिंग, सही बात है। बिलीफ जो होता है वो हमारी फीलिंग होती है, मान्यताएं हम जो महसूस करते हैं जिन चीजों को, उनको हम बोलते हैं। बिलीफ इज अ ट्रस्ट, किसी चीज पे हमारा भरोसा होता है, राइट। अब बिलीफ मे और मे नॉट बी ट्रू, सही बात है, बिलीफ सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, बहुत डिटेल में पढ़ाया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो। एंड बिलीफ इज साइंटिफिकली टेस्टेड, तो ये चीज तो बिल्कुल ही जो है वो गलत है। तो ये तो हमारा आंसर जो है वो नहीं हो सकता है। यहाँ पे ट्रू आपको स्टेटमेंट्स पूछी हुई है, तो 1 2 एंड 3 डी आपका आंसर हो गया। पहली सही है, दूसरी सही है, तीसरी सही है, चौथी लेकिन हमारी गलत है। फिर 16th क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद कंस्ट्रक्टिविज्म। इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो कंस्ट्रक्टिविज्म के साथ एसोसिएटेड नहीं है। लर्निंग बाय डूइंग ये तो है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म का क्या मतलब होता है, कंस्ट्रक्टिविज्म का हमारा मतलब होता है कि एक इंसान या एक जो स्टूडेंट है वो अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करता है, खुद उसको बनाता है, एक्सपीरियंस पे बेस जो है बनाता है, एक्टिविटी के थ्रू उसको बनाता है। तो लर्निंग बाय डूइंग, कार्य करके सीखना, ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्टिविज्म है। एक्सपेरिमेंट्स की बात हो गई तो ये भी आंसर नहीं है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इज देयर। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अपने एक्सपीरियंस से, अनुभवों से सीखना, ये भी कंस्ट्रक्टिविज्म से एसोसिएटेड है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। लेकिन रोट मेमोराइजेशन की बात कंस्ट्रक्टिविज्म बिल्कुल भी नहीं करता, तो ये हम लोगों का आंसर यहाँ पे हो गया।
फिर ऐसे ही अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ कंस्ट्रक्टिविज्म। यानी अगर आप एक कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में एज ए टीचर जा रहे हो तो इनमें से कौन सा ऐसा आपका मेथड है जो आप यूज नहीं कर सकते। प्रोजेक्ट मेथड, तो प्रोजेक्ट मेथड तो कंस्ट्रक्टिव है क्योंकि बच्चों को आपने प्रोजेक्ट दे दिया, अब वो खुद करके लर्निंग बाय डूइंग करके इसको सीखेंगे, राइट। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो हो गई उसमें भी बच्चों का एक्टिव रोल है, बच्चे एक्टिवली इंक्वायरी कंडक्ट करके उससे जो है वो लोग सीख रहे हैं, राइट। तो इसका ये मतलब हो गया कि ये दोनों तो आंसर बिल्कुल भी नहीं है, राइट, क्योंकि यहाँ पे इज नॉट पूछा हुआ है, तो ये आंसर भी अपने आप कैंसिल हो गया। तो लेक्चर मेथड की लेकिन बात जो है कंस्ट्रक्टिविज्म में कहीं भी नहीं होती, क्यों? क्योंकि ये लर्नर्स को पैसिव बनाता है, एक्टिविटी को रिड्यूस करता है। तो डी हम लोगों का यहाँ पे आंसर जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ब्रूनर्स थियोरी ऑफ डिस्कवरी लर्निंग। तो ब्रूनर की जो थियोरी थी डिस्कवरी लर्निंग की, उसमें उन्होंने किस चीज की जो थी निम्नलिखित में से बात करी थी। क्या उन्होंने वायरल करिकुलम की बात करी थी? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने स्पाइरल करिकुलम की बात करी थी? बिल्कुल सही। स्पाइरल करिकुलम जो था ब्रूनर ने बताया था, उन्होंने कहा था एक जो करिकुलम स्कूल का होता है वो एक स्पाइरल की तरह होना चाहिए। स्पाइरल इसको कहते हैं जो टॉर्नेडो जैसे तूफान आते हैं कि छोटे सी जगह से एक कम सिलेबस के साथ पहले बच्चों को पढ़ाया जाए और कम सिलेबस से जो है जैसे आपस में ये रिंग्स जो है अटैच्ड होती है। देखो कहीं पे भी जो है जब स्पाइरल बनता है तो वो ब्रेक नहीं होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो उन्होंने कहा था कि बच्चों का जो सिलेबस है वो इंटरकनेक्टेड होना चाहिए और इसके साथ साथ वो छोटे से स्मॉल से जो है बिग की तरफ हमें जाना है, कम सिलेबस से बड़े की तरफ जाना है, जैसे कि किया ही जाता है। बच्चों को पहले अल्फाबेट्स जो है वो सिखाए जाते हैं, पहले बच्चों को सारे अल्फाबेट्स याद करवाए जाते हैं, फिर छोटे छोटे वर्ड्स को उनको मिला के स्पेल करना जो है सिखाया जाता है। स्पेल करने के बाद उनको रीडिंग करनी सिखाई जाती है, तो धीरे धीरे हम देखते हैं हमारा जो दायरा है वो बढ़ता चला जाता है। तो स्पाइरल करिकुलम की उन्होंने बात करी थी, ये हम लोगों का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद थियोरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। यानी निम्नलिखित में से कौन है जो कंस्ट्रक्टिविज्म से एसोसिएटेड नहीं है। तो लेव वाइगोत्स्की तो थे, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की ने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशो कल्चरल थियोरी जो थी वो दी थी कि इंसान एक्टिव होता है एक सोसाइटी में, कल्चर से अपने चीजों को ऑब्जर्व करके वो सीखता है, तो ये आंसर नहीं है। जीन पियाजे तो जाने ही कॉग्निटिव थ्योरी के लिए जाते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म के लिए जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल आंसर नहीं है। और इसके साथ साथ जेरम ब्रूनर के बारे में हमने अभी पढ़ा, जेरम ब्रूनर जो थे वो भी एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, तो ये भी आंसर नहीं थे। लेकिन बीएफ स्किनर जो थे वो एक बिहेवियरिस्ट थे, आपको पता होगी ये बात, साइकोलॉजी में सबने पता होगा, सबने पढ़ी होगी। आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर में बीएफ स्किनर जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो बीएफ स्किनर इसका आंसर है कि वो कंस्ट्रक्टिविज्म से एसोसिएटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि बीएफ स्किनर जो थे वो एक बिहेवियरिस्ट थे, वो रिस्पॉन्स और स्टिमुलस वाला जो रिलेशन होता है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स वाला जो चीज होता है उसमें बिलीव करते थे, रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव नेगेटिव में वो बिलीव करते थे, राइट। तो ही कांट बी अ कंस्ट्रक्टिविस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे इज व्हाट। तो जीन पियाजे ने किस चीज को कहा था कि वो हमारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारी इंटेलिजेंस के? क्या वो इमेजेस थे? भाई प्याजे की थ्योरी जब हमने करी तो इमेजेस का वर्ड तो कहीं आया ही नहीं, ना ही फ्रेमवर्क्स का वर्ड कहीं आया, ना ही चंक्स का वर्ड कहीं आया, लेकिन स्कीमा जो था वो उनकी थ्योरी में था। तो बस यही हम लोगों का आंसर है। फिर ऐसे ही अकॉर्डिंग टू पियाजे ऑब्जेक्ट परमानेंस इज लर्नड एट विच स्टेज। किस स्टेज पे ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है एक बच्चा लर्न कर लेता है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस से मतलब होता है कि एक बच्चा जब वो नया नया न्यू बॉर्न वो बेबी होता है, तो जब उसके हाथ में अगर आपने कोई टॉय दे दिया और टॉय दे के आपने वापस ले लिया, तो शुरू शुरू में जब तक वो बिल्कुल एक इन्फेंट है, बहुत छोटा है, 2-3 महीने का है, तब तक वो उस चीज के लिए रोएगा नहीं, बिकॉज उसको लगेगा कि जो चीज मेरे हाथ में थी और अब अगर उससे लेके हमने छुपा दी तो उसके लिए उसका जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो गया है। वो ऑब्जेक्ट उस बच्चे के लिए परमानेंट नहीं है, राइट। और ऑब्जेक्ट उसके लिए परमानेंट नहीं है, उसको लगता है जो चीजें मेरी आंखों के सामने नहीं दिख रही हैं तो वो जो है एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसको ऐसा लगता है।
पर जहां बच्चा थोड़ा 4-6 महीने का होने लग जाता है तब वो चीजों के लिए रोना जो है स्टार्ट कर देता है या उनको ढूंढना भी वो शुरू कर देता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो परमानेंट है और अगर कोई चीज मेरे हाथ से लेके कहीं रखी गई है मुझे नहीं दिख रही, इसका मतलब उसको छुपाया गया है। तो सेंसरी मोटर स्टेज जो है इसका ये आंसर है, बिकॉज सेंसरी मोटर स्टेज पियाजे ने 0 to 2 years में उन्होंने रखी थी। इन्फेंसी की स्टेज को सेंसरी मोटर स्टेज उन्होंने बताया था और ऑब्जेक्ट परमानेंस इस उम्र में जो है लर्न करी जा रही है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट परमानेंस इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है रोल ऑफ अ टीचर इन अ कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम इन्वॉल्व्स। अब कुछ आपको टीचर के रोल्स दिए हुए हैं और आपको पूछा गया है कि टीचर का रोल क्या है कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में। क्या वो क्रिएटिंग अ थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट है स्टूडेंट्स के लिए? बिल्कुल भी नहीं। थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट तो हम बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं रख सकते। आस्किंग स्टूडेंट्स टू रोट मेमोराइज व्हाट इज टॉट, क्या बच्चों से रट्टा लगवाना है कंस्ट्रक्टिव क्लास में? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या लेक्चर्स डिलीवर करना है? ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो द आंसर इज नन ऑफ दी अबव। फिर ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वालिटीज ऑफ अ टीचर इन अ कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम। कंस्ट्रक्टिविज्म में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो पुट अप किए जा सकते हैं, बिकॉज लेटेस्ट हमारी पॉलिसी है और लेटेस्ट पॉलिसी होने के साथ साथ आपको एज अ टीचर इसका नॉलेज होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको कुछ क्वालिटीज पूछी हुई है कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में और पूछा है इनमें से कौन सी क्वालिटी है जो एक टीचर को एक कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम के लिए होनी चाहिए। क्या उसको एक गाइड होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्या उसको फैसिलिटेटर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्या उसको रिजिड होना चाहिए? नहीं, उसे रिजिड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो यानी अगर क्वालिटीज पूछी है तो ए और बी हमारा आंसर है, जो डी पे लिखा है तो डी हम लोगों का आंसर यहाँ से निकल आता है। फिर ऐसे ही अगला क्वेश्चन हमारे पास है द नेचर ऑफ नॉलेजेस। अब आपको नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में पूछा है, ज्ञान की, और कुछ स्टेटमेंट्स आपको दे रखी हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स आप लोगों को दे रखे हैं। क्या नॉलेज रैशनल है? बिल्कुल है। अभी हमने थोड़ी देर पहले रैशनल की मीनिंग जो थी वो डिस्कस करी थी। क्या नॉलेज वेरीफाइबल है? बिल्कुल वेरीफाइबल है, उसको टेस्ट किया जा सकता है। और साथ के साथ डायनामिक भी है, यानी वक्त के साथ जो है वो बदलता भी रहता है या इवॉल्व होता रहता है, हम कह सकते हैं आगे बढ़ता रहता है और उसमें बढ़ोतरी जो है वो होती रहती है। तो ये तीनों ही उसके नेचर की क्वालिटीज है। तो ऑल ऑफ द अबव हम लोगों का आंसर जो है वो हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नॉलेज कमिंग फ्रॉम सेंसेस इज कॉल्ड। ये तो थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस करा है। जो नॉलेज हमें सेंसेस से मिलता है उसे सेंसरी नॉलेज कहा जाता है। तो सेंसरी नॉलेज आप लोगों का यहाँ पे आंसर जो है वो हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है द थ्योरी ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। ये भी अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करी है। इज बेस्ड ऑन द assumptions दैट, किस assumption पे वो बेस्ड है? पहला आपको दे रखा है अवर आइडियाज एंड थॉट्स हैव रेफरेंस टू सर्टेन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स। तो यही तो डिस्कस किया था हमने, तो बस यही इसका आंसर है, राइट। बाकी के ऑप्शंस अगर कंफ्यूजिंग आपको लगे तो देखो, थॉट्स एंड आइडियाज आर इंटर रिलेटेड, नहीं, ये तो कोहेरेंस की थ्योरी थी जो कहा करती थी। एजम्पशन ऑफ यूटिलिटी एंड यूजफुल, ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि प्रैग्मेटिज्म था। और ऑल ऑफ द अबव तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो इसीलिए फर्स्ट वन जो है वो हम लोगों का आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग इन द मॉडर्न सिनेरियो इंक्लूड्स। अब आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं पूछी है लर्निंग की कि क्या होनी चाहिए। क्या एक लर्नर को एक्टिव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्या उसे कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। लर्निंग इन ग्रुप्स होनी चाहिए? बिल्कुल कोलैबोरेटिव लर्निंग होनी चाहिए ताकि बच्चों का सोशल स्किल डेवलपमेंट हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग उन्हें आए। तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो हमारा आंसर यहाँ पे निकल के आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द चाइल्ड व्हेन सीज अ फ्लाइंग एरोप्लेन। एक बच्चे ने एक एरोप्लेन उड़ता हुआ देखा और उसने कहा कि ये एक बर्ड है। अब पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी, हमने आपको पढ़ाई होगी। तो ये जो फिनोमेना है इसको क्या कहा जाता है? ये जो फिनोमेना है, आप देखो, एक बच्चे को आपने समझा दिया कि एक जो बर्ड होती है उसके विंग्स होते हैं, राइट, और वो कुछ इस तरीके की दिखती है। अनफॉर्चुनेटली जो एरोप्लेन है वो भी कुछ इसी तरीके का बच्चे को दिखता है और उसी साइज का नजर आता है, राइट। तो यानी कि उसने अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में, राइट, एग्जिस्टिंग स्कीमा में उस बच्चे ने क्या किया? उसने नए नॉलेज को जो है डालने की कोशिश करी, यानी उसने एसिमिलेशन किया। यही कहने का मतलब है इसका। तो एसिमिलेशन यहाँ पे हम लोगों का आंसर जो है वो निकल आता है। अकोमोडेशन क्यों नहीं होता है?
अकोमोडेशन इसलिए नहीं होता है क्योंकि अकोमोडेशन वो स्टेज होती है जब बच्चा नए नॉलेज को अपने दिमाग में, अपने स्कीमा में उसका एक नया फ्रेमवर्क जो है बना लेता है, एक नया स्कीमा बना लेता है। एक चीज आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जितनी भी आपने थ्योरीज करी है, स्पेशली प्याजे जो है हमारे पास, जीन प्याजे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। जीन प्याजे में आपको जितने भी टर्म्स आते हैं, चाहे वो स्कीमा है, एसिमुलेशन है, अकोमोडेशन है, इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम है, इन पे भी आप लोगों के क्वेश्चंस जो है वो फ्रेम हो सकते हैं। तो स्कीमा का सबसे पहले क्या मतलब होता है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। वैसे तो हम लोगों ने क्वेश्चन में इसको ले लिया है, बट फिर भी एक बार रिवीजन इज ऑल्सो गुड। तो स्कीमा का हमारे पास ये मतलब होता है कि जब कोई एक बच्चा है, कोई छोटा चाइल्ड है, उसके दिमाग में किसी चीज को लेके जब कोई फ्रेमवर्क या हम कह सकते हैं इमेज जो है वो ऑलरेडी बनी हुई होती है। इन वर्ड्स के साथ आपको एमसीक्यू में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ऑप्शन में स्कीमा है तो आपको लगा के आंसर स्कीमा ही आना है, ये वर्ड सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो उस इमेज को, उस एग्जिस्टिंग इमेज को या फिर उस एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क को जो है स्कीमा कहा जाता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसको खाली एक ही काम करना आता है एंड दैट इज गेटिंग फेड बाय हिज मदर या गेटिंग फेड बाय हर मदर, राइट। तो उसको हर चीज अपने आप उसे कुछ भी नई चीज दोगे तो वो अपने हाथ में लेके, अगर आप उसको खेलने के लिए रेटल भी दे रहे हो तो उसको भी उठा के वो सीधे मुंह में डालेगा, राइट, क्योंकि उसको एक यही काम करना आता है। और ये जो उसकी स्टेज होती है जब उसे ये पता चलता है कि इसको तो मुंह में डाल के मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है, आई एम नॉट गेटिंग फेड, तो ये एक उसके लिए डिस इक्विलिब्रियम की स्टेज जो है वो हो जाती है। इस इम्बैलेंस को डिस इक्विलिब्रियम बोला जाता है। और जब डिसइक्विलिब्रियम उस बच्चे का होता है और धीरे धीरे बाय हिट एंड ट्राई मेथड से जब वो उसको शेक करना सीखता है रेटल को, और उसे पता चलता है कि जब मैं इसे शेक करता हूँ तो इससे आवाज आती है, यानी ये मेरे खेलने के लिए है, कंस्ट्रक्टिव एक बच्चा वो हो जाता है, कंस्ट्रक्ट कर लेता है एक नया नॉलेज। तो इस स्टेज को जो है, इस स्टेज को अकोमोडेशन बोला जाता है कि उसने नए नॉलेज को अपने दिमाग में बिठा लिया, यानी कि अकोमोडेट कर लिया और रेटल से वो खेलना जो है वो सीख गया। अब से फॉर एग्जाम्पल कि जब वो बच्चा उस चीज को उठा के सिर्फ अपने मुंह में ले रहा था और मुंह में डाल रहा था, तो वो वाली स्टेज जो थी उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं, कि यानी जो ऑलरेडी उसके दिमाग में एक जो काम उसने सीखा हुआ है, दैट इज गेटिंग फेड, तो उस नए ऑब्जेक्ट को भी वो उसी तरीके से ट्रीट कर रहा है। या इसका मैं आपको एक और एग्जाम्पल एसिमिलेशन का दे सकती हूँ कि एक बच्चे के घर में जब वो छोटा था तो उसकी सिस्टर ने उसको कैट दिखाई और बोला ये कैट है, राइट। 3-4 दिन तक उसने अलग अलग तरीके की कैट्स बाहर घूमते हुए देखी, जितने भी उसने कैट्स रास्ते में देखी सबको उसने नेम किया कि ये भी कैट है, ये भी कैट है, ये भी कैट है। अब एक दिन उसके घर में उसके घर वाले डिस्कवरी चैनल लगा के बैठे हुए थे, जिसमें शेर और उनके बच्चे जो कब्स होते हैं, टाइगर और कब्स जो थे, लायंस और कब्स जो थे वो दिखाए जा रहे थे। अब उन छोटे छोटे बच्चों को देख के भी उसने बोला कि ये कैट है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया। तो ये कंडीशन जो थी बच्चे के लिए, इसको एसिमिलेशन बोला जाएगा। फिर जब उसके घर वाले जो है उसको समझाएंगे कि नहीं, जो कैट होती है वो अलग दिखती है, वो थोड़ी सी आप देख सकते हो डिफरेंसेस बहुत सारे होते हैं उनमें, और टाइगर और एक किटन में तो डिफरेंस निकालना बहुत इजी है कि जो टाइगर है वो स्ट्राइप्ड है और वो कंपैरेटिवली इट्स अ बिगर एनिमल। तो ये नया नॉलेज जब बच्चे को मिला और उसको टाइगर और कैट के बीच में डिफरेंशिएट करना आ गया, यानी कि उसने नए नॉलेज को अपने दिमाग में अकोमोडेट कर लिया। सो दिस विल बी नोन एज एकोमोडेशन। नया सीखना, नई चीज के हिसाब से खुद को अडेप्ट करना इज अकोमोडेशन। और किसी नई प्रॉब्लम को पुराने जिस सॉल्यूशन से हमने देखा है, जिस पुराने तरीके से देखा है उसी तरीके से देखना इज एसिमिलेशन। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इक्विलिब्रियम वो स्टेज होता है जब आपने किसी नई प्रॉब्लम को पुराने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करी और वो वाकई में सॉल्व हो गई, दैट इज इक्विलिब्रियम, की यानी आपका दिमाग जो है शांत हो गया, इक्विलिब्रियम की स्टेज पे वो आ गया, राइट। और डिसइक्विलिब्रियम वो स्टेज है जो आपके अकोमोडेशन में आपको मदद करती है। डिसइक्विलिब्रियम वो वाली स्टेज होती है जब आपको कोई नई प्रॉब्लम मिली और पुराने तरीके से आपने उसको सॉल्व करने की कोशिश करी लेकिन वो उससे सॉल्व नहीं हुई। जैसे बच्चे ने जब रैटल को अपने मुंह में डाला तो उससे उसको मिल्क जो था वो नहीं मिला, तो ये स्टेज उसके लिए डिसइक्विलिब्रियम की स्टेज थी।
तो आई होप कि आज का सेशन आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, और ये जो एमसीक्यूज है वो आपके क्वेश्चन पेपर में आपको काफी हेल्प करेंगे, एग्जाम देने में काफी हेल्प करेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले सेशन में, और साथ के साथ हम दूसरी यूनिट जो आपकी है उसके एमसीक्यूज को लाने की आपके लिए कोशिश करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।